डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विंडो। यहाँ पे हम 500 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहे हैं, वो भी 500 एमसीक्यूज़ के थ्रू। स्टडीज़ में निकला है कि सबसे बेस्ट वे अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो जितना फ़ायदा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने से होता है उतना रीडिंग से नहीं हो पाता है। इसीलिए ये जो सीरीज़ है हमने स्पेशली जो कॉन्सेप्ट है वो हमने एमसीक्यूज़ के थ्रू कंप्लीट किए हैं। ये हमारी कुछ 7 से 8 पार्ट्स की सीरीज़ होगी जिसमें हम ये 500 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अच्छा, और ये जो एमसीक्यूज़ है सिर्फ आपको स्टेट पीसीएस में ही नहीं, आईएएस में, एसएससी, बैंकिंग एग्ज़ाम, एवरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपके 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर राइट आएंगे इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में। तो साथ रहिए और चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पर्सन फॉन्डली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना करी। फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन या राज्य घटना अमेरिका ने लिखी थी, उसके बाद बाकी के देशों ने इसकी कॉपी की, मतलब अपनी अपनी राज्य घटना बनाई। द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज डन बाय a committee headed by मोतीलाल नेहरू which is known as नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में आई थी। कुछ ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया था इंडियंस को, इंडियन लीडर्स को, बोला कि चलो दिखाओ आप बना पाते हैं क्या। तो फिर नेहरू रिपोर्ट में सारे लीडर्स एक साथ बैठे थे और उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। आगे, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्लेश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये बात कही थी। द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज गिवन बाय कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में और इसमें बोला था कि भारत को अपनी एक संविधान सभा बनानी चाहिए जो भारत का अपना एक संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। आगे, The members of Constituent Assembly were elected by provincial assemblies। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे जो लोग, वो डायरेक्टली नहीं चुने गए थे जैसे आज लोकसभा में होता है जहाँ लोग खुद जाके चुन के देते हैं, नहीं। तब जो हर एक प्रोविंसेस, जैसे बॉम्बे एक प्रोविंसेस था, बंगाल एक प्रोविंसेस था, मद्रास एक प्रोविंसेस था, ऐसे कई सारे करीब 11 के आसपास प्रोविंसेस थे। तो हर प्रोविंसेस में एक प्रोविंशियल असेंबली हुआ करती थी। वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके मेंबर्स को चुन के दिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो चुने गए इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन से। हमेशा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज एडेड इन टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इंदिरा गांधी ने 1976 में लैंडमार्क चेंजेस करे थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही थी ये 42nd अमेंडमेंट। तो उसमें सोशलिस्ट ये वर्ड डाला गया था। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ए कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान बोरोड इनटू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। 5-year प्लान बनाने की जो योजना है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पंचवार्षिक योजना, ये हमने यूएसएसआर, तब का यूएसएसआर और आज का रशिया से हमने ये बोरो की थी। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सिर्फ जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से जो सही फीचर्स हमें लगे वो सारे हमने ले लिए हैं। आगे, विच कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे राज्य खुद आके एक देश बनता है जैसे यूएसए, और यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पे एक जो देश है वो खुद अपनी एक गवर्नमेंट बनाता है जैसे यूके, ब्रिटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ऋग्वेदिक एरा? ऋग्वेदिक एरा एक्चुअली ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं बोल सकते हम, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर भी इसमें आ गया है, मिडाइवल इंडिया भी इसमें थोड़ा आ गया है, एंशियंट इंडिया। तो इसमें ऋग्वेदिक टाइम में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे सभा और समिति हुआ करती थी, सभा और समिति। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ग्रामा जो है, ग्रामा वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, ये दोनों डेमोक्रेटिक थे। ड्यूरिंग मिडाइवल इंडिया विच किंग फर्स्ट इस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, एक चीज़ आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराती हूँ। एक है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन को बोला जाता है, रिपन को। और जो मिडाइवल इंडिया में भारत का एक राजा था, भारत का एक राजा था साउथ इंडिया में, जिसका नाम था चोला किंग्स। चोला किंग्स, ये जो है इनको मिडाइवल इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन ईयर 1600 में ये जो कंपनी है भारत में बनी थी, फाउंड हुई थी। विच चार्टर एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज टू मेक बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन इन कॉन्फॉर्मिटी विद द ब्रिटिश लॉज। ये चार्टर 1726 वाला चार्टर काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि ये चार्टर के थ्रू कॉरपोरेशन जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे। ठीक है। हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अच्छा, ये जो रॉबर्ट क्लाइव महाराज है, इनके बारे में एक आपको स्टोरी बताती हूँ। ये काफ़ी भ्रष्टाचारी आदमी हुआ करते थे। इन्होंने अपने टाइम पे, देखो, बंगाल में बक्सर के वॉर के बाद जो बंगाल है ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, ये तो आपको पता होगा। और बक्सर कब का है? 1864 का जो बक्सर का वॉर था, इसमें जो 1864 का जो बक्सर का वॉर था, नहीं 1764 का जो बक्सर का वॉर था, सॉरी। तो इस टाइम पे जब बंगाल इनके अंडर आया था, तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू किया था। तो ड्यूअल गवर्नमेंट के अंदर उनको बहुत सारा पैसा उन्होंने खा लिया था, तो इनके ऊपर काफ़ी लंबी इनको सज़ा भी हुई थी और काफ़ी लंबा केस इनको चला था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोका जाए। तो फिर आगे उन्होंने वैरन हेस्टिंग को भेजा और वैरन हेस्टिंग आए और उन्होंने ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम थी, जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ करता था, जो रॉबर्ट क्लाइव ने बनाई थी, इसको वैरन हेस्टिंग ने ख़त्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। Which is the first written document in constitutional history of India? The Regulating Act 1773। ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट थे। उसमें अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव को हटाना था तो कुछ ऐसी सिस्टम लानी थी कि ये जो पिछले जो उन्होंने पाप किए हैं वो फिर से ना हो। इसीलिए उन्होंने 1773 में चार्टर्ड एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट लाया। और रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट लाया था, कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट हमारा खुला था। उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि कोई भी ब्राइब नहीं ले सकता, कोई भी जो ब्रिटिश ऑफिशियल है वो गिफ्ट नहीं ले सकता, ब्राइब नहीं ले सकता। काफ़ी कड़े नियम बनाए गए थे। आगे, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट ने और एक बात करी थी, उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये जो पद था ये ख़त्म हो गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोलने जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट के थ्रू? 1833, इंडिया 1833। आगे, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट। मैंने बताया था आपको, सारे के सारे पाप धुलने के लिए उनको कड़े रूल बनाने पड़े और उन्होंने बनाए थे 1773 के एक्ट में। फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर द कोडिफिकेशन लॉ अंडर द चेयरमैनशिप। ये जो लॉर्ड मैकेले है, बहुत मेन रोल है उनका। बहुत सारे लॉज है जो अभी भी भारत में चल रहे हैं, उनकी नींव इन्होंने रखी थी। एजुकेशनल सिस्टम है उसकी भी नींव इन्होंने रखी थी। लॉ कमीशन है, ये भी इन्हीं की आइडिया थी। आगे, विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में एक सवाल आते हैं, गारंटेड आते हैं। 1853 में जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें सबसे पहले, अच्छा सुनिए, 1853 से पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसका हेड था वॉइस रॉय, ठीक है। बट 1853 के बाद में 6 मेंबर की क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल शुरू हो गई, शुरू हो गई, ठीक है। इसीलिए उसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाने लगा। तो बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया 1853, ठीक है। ये आपको बहुत
ध्यान में रखना है बच्चों, इसके नोट्स निकाल लो या फिर स्क्रीनशॉट्स आप ले लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते ही है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इन इट्स ओन हैंड्स? आपको पता ही होगा 1857, जिसको पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता था। उसके बाद तो फिर डर गई ब्रिटिश शासन और क्राउन रूल आ गया, और जो पूरे का पूरा शासन था वो किसने हाथ में लिया? क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, तो क्राउन इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू? 1858 आ गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया एंड हेंस वी नोन एज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। जो भारत में जो वॉइस रॉय थे, वॉइस रॉय माउंट बैटन, वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसे सिर्फ भारत में रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं थे, वो क्वीन से या ब्रिटेन के जो सिस्टम था उससे काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको वॉइस रॉय बोला। Which act for the first time gave opportunity for Indians to enter into sphere of legislature? ये एक्ट है 1861। ठीक है, बहुत सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई और बहुत सारे जो भारतीय थे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट होने का मौका मिला इस एक्ट में, 1861 वाले एक्ट में। Which act made the beginning of electoral system in India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, हम उसको इलेक्टोरल सिस्टम नहीं बोल सकते। देखो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इलेक्टोरल सिस्टम भारत में ऑफिशियली 1909 वाले एक्ट से आया, और ये 1909 वाले एक्ट को क्या बोला जाता है? मोरलेमेंटो एक्ट। ठीक है, मोरलेमेंटो एक्ट। और जो ये इलेक्टोरल सिस्टम, ये जो शब्द है ये गलत है, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं हमें, वो स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जैसे मैंने बोला था 1857 के वॉर के बाद 58 में जो क्वीन का रूल आया था। हाँ, और एक बात, इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम? एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है 20 मिनट का, 20 से 25 मिनट का, इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन सही आने के पूरे चांसेस है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये जो लॉज है ब्रिटिश समय के जो लॉज है इस पे क्वेश्चंस हमेशा बनते ही है। यूपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें हर साल आते हैं, और स्टेट्स में भी बहुत बार आते हैं, तो 5 to 6 क्वेश्चंस आपको इसमें से आने वाले हैं। तो हाँ, तो एक ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो 1919 वाले एक्ट का दूसरा नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मैं इसको सी से ध्यान रखती थी, चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, तो 1990 वाले एक्ट को एक ट्रिक ध्यान में रखो, BCD। ठीक है, तो ये जो इस एक्ट में क्या क्या था, इस एक्ट में पहली बार बाईकैमरलिज्म आया था, बाईकैमरल सिस्टम आया था, और सी से चेम्सफोर्ड याद रखना, और डी से डायरकी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी 1990 वाले एक्ट में। ठीक है, अच्छा बहुत ज़रूरी चीज़ है ध्यान में रखना, ये जो डायरकी थी, ये डायरकी थी प्रोविंशियल डायरकी। कौन सी डायरकी? प्रोविंशियल। गलती मत करना, क्योंकि प्रोविंशियल अलग होता है, सेंट्रल अलग होता है, और तुम लोग उसको सेंट्रल मान के बैठोगे गलती हो जाएगी। ठीक है, कौन सी डायरकी आई? प्रोविंशियल डायरकी आई। ठीक है, कौन सा एक्ट से? 1919 वाले एक्ट में बाईकैमरलिज्म पहली बार आया था। मतलब जैसे आज की लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे 2 हाउसेस अलग अलग बने थे। ठीक है, द फेमस दांडी मार्च लेड बाय गांधी जी वॉज अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो डिस्क्रिमिनेटरी थे, उनके अपोज में भी था, बट सॉल्ट टैक्स को इसको एज ए रिप्रेजेंटेशन लिया गया। ठीक है, विच प्रपोजल वॉज रेफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक। अच्छा सुनिए, ये बहुत रोचक कथा है। क्रीप्स मिशन जो है 1942 में आया था, और इसमें क्या बोला था कि भाई साहब भारतीय से परेशान हो गए थे ये लोग। ठीक है, तो बोलने लगे भारतीयों को, भाई साहब अब हैं आप
अब हमें सपोर्ट करने लग जाओ क्योंकि हम आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस, हम आपको जो चाहिए वो दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। पर तब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस तो हमें बहुत पहले चाहिए था। तब हमें चाहिए था स्वराज, हमें क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज। तो हमने बोला हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये है पोस्ट डेटेड चेक। किसको, क्रिप्स प्रपोजल को क्या बोला है, पोस्ट डेटेड चेक, ध्यान रखना। द नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। देखो एक क्रिप्स मिशन आया था मार्च में, मार्च 1942 में आया था, और ये किसी को भी पसंद नहीं आया, किसी को भी नहीं आया, सभी चिढ़ गए। और गांधी ने अगस्त में क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की कि हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा वैसा पोस्ट डेटेड चेक नहीं चाहिए, वी वांट डायरेक्ट पूर्ण स्वराज। दैट्स वाई गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, और उन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी gave a call to all India do or die, which is popularly known as quit India। हमने अभी देखा 1948-42 वाले। Which plan rejected the demand for the independent पाकिस्तान। देखिए ब्रिटिशर्स कभी भी अपने फ़ायदे का सोचते थे सबसे पहले। जो 1946 में कैबिनेट मिशन उन्होंने भेजा था, इसमें इन्होंने सोचा था कि यार भारत पाकिस्तान अलग होने की बात कर रहा है पाकिस्तान, बट अगर हम उसको यूनाइटेड रखें तो उनका एक अच्छा डिफेंस रहेगा और वो डिफेंस हमारे भी काम आएगा, और हम उस देश को हम कॉमनवेल्थ का मेंबर बनाएंगे तो हमारा फ़ायदा है। तो उन्होंने बोला था 1946 में उन्होंने भेजा था कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने बोला था कि जो भारत रहेगा वो यूनाइटेड रहेगा, उसकी पार्टीशन नहीं होगी। बट ये बात पाकिस्तान को नहीं पसंद आई, ठीक है, और मानने नहीं लगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज स्टार्ट हो गए। तो फाइनली माउंटबेटन को आना पड़ा, और माउंटबेटन को फाइनली पार्टीशन ही करनी पड़ी, पार्टीशन करनी पड़ी। द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट बहुत लेट आया, बहुत लेट आया, मतलब 1919 वाला जो एक्ट था, चेम्सफोर्ड वाला एक्ट, जिसमें हमने देखा था क्या, डायरकी। कौन सी डायरकी, प्रोविंशियल डायरकी, प्रोविंशियल डायरकी। हाँ, तो ये जो थी, ये जो सिस्टम थी, ये हमने 1919 वाली थी। 1935 वाला जो एक्ट था उसने क्या लिखा था, उसमें बोला था प्रोविंशियल डायरकी हम ख़त्म करेंगे, ये जो चीज़ है ना ये ख़त्म करेंगे, और हम क्या लाएंगे, सेंट्रल डायरकी लाएंगे, सेंट्रल डायरकी लाएंगे, और हम क्या लाएंगे, फेडरेशन, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, फेडरल कोर्ट लाएंगे। समझ में आया। तो फेडरल ये शब्द आप 1935 से कनेक्ट करके हमेशा ध्यान में रखना, इसके नोट्स निकालो, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिवाइज करनी पड़ती है। विच फीचर वॉज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ब्रिटिशर्स की सत्ता भारत में रही, कई साल तक रही, तो बहुत सारी उनकी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगी, वो हमने ले ली। उसमें क्या क्या था, देखो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, उनकी जो लॉ बनाने की प्रोसीजर थी हमें अच्छी लगी, हमने उनसे लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हाँ हमने लिया है। यूएसए वाला कौन सा है, वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो हमारा नहीं है, हमारा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और रूल ऑफ लॉ, वो हमने किस किस से लिया है, हमने लिया है, ये हमने तीनों चीज़ें ली हैं ब्रिटेन से। द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स रूल ऑफ लॉ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड जैसी है, क्या सपोर्ट करती है, रूल ऑफ लॉ। इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंग विच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया। देखो ब्रिटेन में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट सुप्रीम बॉडी, वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो फाइनल, पार्लियामेंट भगवान है, पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया वो फाइनल हुआ। पर भारत में वैसा नहीं है, भारत में भगवान है कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी वो नहीं, सच वो है, मतलब सच वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। पार्लियामेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, डायर कैट सेंटर, बहुत ज़रूरी, मैंने बोला था डायर कैट सेंटर, ठीक है।
प्रोविंशियल शब्द डाल देते हैं, गलती करा बैठते हैं। तो ये जो है आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। प्रोविंशियल डायर की थी हमारे 1919 वाले एक्ट से, और डायर की इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1919 वाले एक्ट से। और डायर की प्रोविंशियल डायर की ख़त्म कब हुई? 1935 वाले एक्ट से। और कौन सी डायर की आ गई? तो आ गई, कौन सी डायर की आ गई? सेंट्रल डायर की आ गई, डायर की एट सेंटर आ गई, ठीक है। हाँ, प्रोविंशियल डायर की हट गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई। आगे, द एक्ट ऑफ 1935 एबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस। बहुत बार आएगा आपके एग्जाम में, पक्का आएगा, ध्यान में रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was enacted by Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan 1946। अभी हमने देखा वो चाहते थे, कैबिनेट मिशन चाहता था, ब्रिटिशर चाहते थे कि भारत यूनाइटेड रहे, पाकिस्तान सेपरेट ना हो, यूनाइटेड रहे, पावरफुल रहे, अपना एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस उनको प्रोवाइड करे, और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और एक ही संविधान बने। बट एक्चुअल में हुआ क्या? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। द कैबिनेट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड एज पर द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन।